हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य जो हम लोग अभिलेख देख रहे थे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत, उसी को आज हम लोग देखेंगे। और इसमें आज देखना ये है, आज किसी अभिलेख की चर्चाएं नहीं होंगी। इसमें देखना है कि आखिर अभिलेख का क्या महत्व है एक इतिहासकार के रूप में, या इतिहास में अभिलेख का आखिर क्या महत्व होता है। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। आखिर अभिलेख को एक इतिहासकार किस तरीके से यूज करता है, पहले तो ये समझना है। दूसरी बातें ये समझनी है कि इससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती है, किन किन चीज़ों के बारे में, इतिहास से संबंधित उन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग उसी बातों को देखते हैं, या उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जिससे कि इसके महत्व और बढ़ जाते हैं। यानी अभिलेख के जो महत्व हैं वो अत्यधिक बढ़ जाता है। तो आखिर क्यों, और इतिहास में इसका क्या यूज है, उस चीज़ को भी आज हम लोग इसको समेटते हुए चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात तो एक ही देखिए, अभिलेख इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत का अध्ययन जब करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि साहित्य से ज़्यादा अभिलेख का महत्व है। और ये बोला जाता है कि जहाँ साहित्य बोलना चुप कर देती है, यानी जहाँ पे वो शांत हो जाती है, साहित्य जिन जगहों पे शांत होती है वहाँ अभिलेख बोलने का कार्य करता है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ पे बोलने का कार्य करता है। तो इसीलिए अभिलेख का महत्व इतिहास में ज़्यादा रहा है। और आज भी जितने भी इतिहास लिखे जाते हैं उसमें अभिलेख का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है, और उसी को मेन सोर्स, यानी आप कह सकते हैं पक्का सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, ऑथेंटिक सोर्स के रूप में। बाकी जो रिटेन चीज़ें हैं वो हो सकती है, मान लीजिए कि कोई इतिहास को लिख रहा होगा, या जिसने इतिहास को लिखा होगा कोई कवि होगा, कोई राइटर होगा, तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ें आने की संभावनाएं होती है कि उसमें गलतियां हो। यानी वो उस शासक को प्रसन्न करने या खुश करने के लिए हो सकता है इन चीज़ों को लिख दिया हो। लेकिन जब अभिलेख की बात होती है तो अभिलेख में ये त्रुटियां तो अभिलेख में भी होती है, बट उसमें ये लिखित साक्ष्य की अपेक्षा कम होती हैं। तो वो कैसे, तो उसको समझिए। प्राचीन भारत में कई एक अभिलेख लिखे गए, और उसमें आप देख पाएंगे कि कुछ अभिलेख जो है वो राजा के द्वारा अपने प्रजा के लिए लिखा गया, बताया गया है कि आदेश के रूप में दिया गया निर्देश है कि भाई आपको ऐसे ऐसे कार्य करना होगा, अगर इन तरीकों को अपनाकर आप कार्य नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर दंड स्वरूप या दंड भी आरोपित कर सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में घटनाएं घटित हुई हैं। तो जैसे कि अशोक के द्वारा अपने अभिलेख को खुदवाने का कार्य, या अपने अभिलेख को जो उसने निर्गत कराया था, उसका मेन मोटिव ये था कि अपनी जनता तक अपनी बातों को पहुंचा सके इन अभिलेख के माध्यम से। ये एक तरह से उसके दिशा निर्देश भी थे उसके अभिलेख। तो ठीक ऐसे ही, तो ऐसे जब अभिलेख लिखे जाते हैं तो उसमें होता है क्या कि उसमें त्रुटियां कम होती है, वो दिशा निर्देश के रूप में होती है। तो उससे आपको उस समय के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगा। दूसरी बात है, अगर अभिलेख कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी कराया गया है तो उसमें ये बात की संभावनाएं ज़्यादा हो कि उस समय के प्रशासन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिले। और उस अभिलेख का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उस समय के बारे में हम जान पाते हैं, और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को हम उसी अभिलेख के माध्यम से जान पाते हैं। तो ये दो तीन बातें होती हैं, इसलिए अभिलेख का महत्व साहित्य से ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, इन्हीं महत्व को देखते हुए आखिर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली बात है कि ये अस्थायित्व होता है। अभिलेख जो होता है वो अस्थायित्व चीज़ है। अस्थायित्व का अर्थ यहाँ पे यूँ समझे कि अस्थायित्व का मतलब, ये अभिलेख जिस शासक या वंश से संबंधित होता है उसमें अधिकांशतः आप देख पाएंगे कि उसमें चीज़ों को बदलने की ये ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। और बाकी साहित्य में होता है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकता है। तो अभिलेख अगर एक निर्गत करा दिया गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें फिर से तोड़ मरोड़ करे, वो निर्गत हो जाता है, फिर वो अस्थायित्व हो जाता है। पहली तो अस्थायित्व की चीज़ें ये है अभिलेख में। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जिस राजा के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है वो उसके समकालीन होता है। यानी कि मान लीजिए कि आप अभी देखें, अभी कोई प्रशस्ति पत्र या अभिलेख को जारी करे तो उसमें आप देखिएगा कि वो
उस समय का यानी अभी की घटनाओं को लिखा जा रहा है उसमें। तो इसमें ये ज़्यादा संभावनाएं होती है कि जो अभिलेख जब जारी होता है वो शासक के ही समकालीन हो, यानी उसी समय का होता है। और साहित्य में ऐसी बातें नहीं होती है। साहित्य ऐसा भी होता है कि कुछ साहित्य की रचनाएं शासक के गुजर जाने के बाद, शासक की मृत्यु के पश्चात की गई है। जो आप इतिहास में देखेंगे बखूबी आपको नज़र आ जाएगा जब आप साहित्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कुछ चर्चाएं जो है कभी गुप्त काल में किसी शासक की हुई है, तो वो शासक कब का रहता है, तो वो हो सकता है कि मौर्योत्तर काल का रहा हो। तो मतलब कई 100 वर्षों बाद भी किसी शासक के बारे में चर्चाएं किसी साहित्य में होती है, लेकिन अभिलेख में ऐसी बात नहीं है। अभिलेख में भी ऐसी चर्चाएं होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन वो अभिलेख भी ऐसा होता है कि उस शासक से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें आप देखेंगे अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, रुद्रदामन है, स्कंदगुप्त, ये मतलब रुद्रदामन तक की घटनाओं का तो उसमें विवरण दिया ही गया है। जैसे अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, रुद्रदामन है, तो इनकी घटनाओं का चर्चा है। भले ही रुद्रदामन जो है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुए, लेकिन उनके जो अभिलेख में इसकी चर्चाएं हैं तो वो कहीं ना कहीं उस अभिलेख में जो बातें हैं, यानी जो आप देखेंगे उसमें जो एक तालाब की, सुदर्शन झील की चर्चा जो की गई है उसमें, तो उससे कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक भी रिलेटेड रहे, संबंध रहे, इसीलिए उस अभिलेख में उन शासकों की चर्चा है। लेकिन आप साहित्य में ऐसा कभी नहीं देखेंगे। साहित्य में कोई भी साहित्यकार किसी भी रचना को कर रहा है तो वो कभी के भी शासक, किसी भी दौर के शासक को उठा के अपनी रचनाओं में लिख देता है, और इसमें ये पर्याप्त संभावनाएं होती है कि उसमें वो त्रुटिपूर्ण हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होने की मतलब संभावनाएं रहती है। चूँकि वो जो साहित्य का लेखन होता है ये उस समय के समकालीन लेखक के द्वारा तो होता नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां यानी वो गलतियां कर बैठे हो उसमें, ये साहित्य में होती है। लेकिन ये जो होता है अभिलेख होता है ये किसी भी शासक से समकालीन होता है, इसीलिए इसमें संभावनाएं ज़्यादा रहती है कि बातें जो भी चर्चित हो वो सही हो और निष्पक्ष हो। तो ये पहला चीज़ तो इसका यही इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट आप देख पाएंगे कि अभिलेख में संबतों का प्रयोग किया है। जैसे शक संबत है, विक्रम संबत है, इन संबतों का प्रयोग हुआ है। इससे हमें संबतों के बारे में जानकारी मिलती है, और इन्हीं संबतों से हम लोग ये जान पाते हैं कि कौन सा अभिलेख कब का है, और इससे उस शासक के भी काल अवधि के बारे में जानकारी मिलती है कि उस शासक ने इस दौर में कार्य किया होगा या शासन किया होगा। इस बात की भी जानकारी इसी संबत के आधार पर अभिलेख दे देता है, यानी तिथि के बारे में भी जानकारी देने के लिए यह अभिलेख महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका महत्व ये भी है। तीसरा, अभिलेख में शासक के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। मान लीजिए कि अशोक का अभिलेख कर्नाटक से भी मिला है, आप जब चर्चा करेंगे तो वहाँ ज़्यादा होगी ये बातें। फिर आप देखें उड़ीसा के धौली से मिला है, तो ये है। फिर आप अन्य अभिलेख जैसे एरागुड़ी है जो कि कर्नाटक से मिला था, तो अन्य अभिलेख भी अन्य अन्य क्षेत्रों से मिला है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का कर्नाटक से लेके उड़ीसा तक के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से अभिलेख मिले हैं उन क्षेत्रों में भी अधिकार रहा होगा। जैसे समुद्रगुप्त का अगर प्रयाग प्रशस्ति मिलता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौशाम्बी या प्रयाग में भी समुद्रगुप्त का अपना शासन तंत्र रहा होगा। यह अभिलेख उसके भौगोलिक विस्तार की भी चर्चा करती है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है, आप देखिए अभिलेख में देखिएगा राजवंशों की भी चर्चाएं की गई है। जैसे आप देखेंगे हर्षवर्धन का बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, उसमें देखिएगा उसके राजवंशों के बारे में चर्चा की गई है, यानी उसके वंश की वंशावली दी गई है। उसमें देखिएगा नरवर्धन से लेके प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन सबों की चर्चाएँ हैं, जो कि हमने पढ़ाया भी है इस अभिलेख में। जब हमने हर्षवर्धन के अभिलेख को पढ़ाया था तो वहाँ पर उसकी चर्चाएँ हमने की थी। तो आप देखेंगे इससे एक तरह से वंशावली के बारे में, यानी उस वंश के शासक के बारे में, उस दौर के जो भी अन्य लोग थे उसके बारे में चर्चाएं मिलती है। अभिलेख से और अन्य बातें जो आप देखेंगे चर्चा के रूप में मिलती है, तो उससे प्रशासनिक इकाइयों के भी बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कभी आप देखिएगा हर्षवर्धन का ही अभिलेख लीजिए, उसमें भुक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक प्रशासनिक इकाई है। फिर आप देखेंगे कहीं ग्राम क्षेत्र का प्रयोग हुआ है, कहीं आप देखिए ग्राम दान देने के भी बारे में अभिलेख में चर्चा है। जैसे सांची अभिलेख है, उसमें आप देखेंगे ग्राम के बारे में चर्चाएं हैं। तो फिर ऐसे ही कई देखिएगा दान से संबंधित भी कुछ अभिलेख हैं जिसमें आपको पता चलेगा भूमि दान के बारे में चर्चाएं मिलती है। तो ये प्रशासनिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा यानी जानकारी।
हमें प्रदान करता है। तो इसीलिए अभिलेख का यह भी महत्व है कि वो प्रशासनिक चीज़ों के भी बारे में हमें जानकारी देता है। अभिलेख का अन्य महत्व ये है कि इसने धार्मिक संप्रदायों का भी जानकारी प्रदान करता है ये अभिलेख। तो कैसे धार्मिक संप्रदायों का, तो आप इस बात को इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि किसी अभिलेख में ये बताया गया है कि जैसे हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें खारवेल को जैन धर्म से रिलेटेड बताया गया कि वो जैन धर्म का उपासक था। फिर कुछ अभिलेख हैं जिसमें आप देखेंगे कि उसके शासक को बताया जाता है कि वो किस धर्म से रिलेटेड। फिर आप देखेंगे कि आप जैसे कि आप देखेंगे अशोक के ही कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि देखिए इन अभिलेखों के बारे में हम सेपरेट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो इसीलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किस अभिलेख में अशोक के उसके धर्म के बारे में जानकारी मिलता है, या फिर आप देखेंगे किन अभिलेखों में हम देख पाते हैं कि किसी भी शासक के बारे में उसकी धार्मिक पंथ के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के अभिलेख में देखिए धम्म नीति के बारे में चर्चा करता है, तो ये एक तरह से उसकी धार्मिक नीति से संबंधित है, धम्म की नीति जो उसने अपने अभिलेख में चर्चित किया है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। तीसरी बातें आप जानिए कि धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित और भी बातें हैं। कुछ अभिलेख में आप देखेंगे कि बताया जाता है कि कोई शासक बौद्ध धर्म का से संबंधित था, कोई शासक के बारे में बताया जाता है कि वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, कोई जैन धर्म को मानता था। तो ऐसे अभिलेख से इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी बात है, अभिलेख से भाषा के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आप देखिएगा किसी भी अभिलेख को देखिएगा, कोई संस्कृत भाषा में, कोई खरोष्टी भाषा में, कोई प्राकृत भाषा में है, तो ये जो भाषा के बारे में या पाली भाषा में है, तो ये अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में भी अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है, तो उसके भाषा के बारे में भी हमें जानकारी इन्हीं अभिलेखों से मिल पाती है। तीसरी बात है इसमें जो मेन है, इससे भाषा के साथ साथ इसमें आप देखिए नृत्य हुआ, यानी नाच गान हुआ, नाटक हुआ, संगीत हुआ, वास्तुकला हुआ, मूर्तिकला हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हमें अभिलेख से जानकारी मिलती है। और भिन्न भिन्न समय के अभिलेखों को देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सामने नज़र आती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद आप देखिए कुछ अभिलेखों में कर प्रणाली के बारे में भी, कई तरीके के कर के बारे में भी, टैक्सेस जो लिए जाते थे समाज में, उनके बारे में भी जानकारी मिलता है। जैसे कि हम बताते हैं आपको गढ़वाल वंश के शासकों के द्वारा जल कर लिया जाता था, इसकी भी चर्चा है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि जैसे कि आप एक अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो उसमें भी आप देखेंगे कई एक करों के बारे में चर्चाएं की गई है। तो ये कर के बारे में जो चर्चाएं की गई है अभिलेख में, इससे हमें प्रशासनिक इकाइयों के उस समय की प्रशासनिक तंत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और अभिलेख से आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख को आप देखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ाया भी है चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख कौन कौन से हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने इस अभिलेख को पढ़ाया हुआ है। तो आप मेरी आशा ज़रूर रहती है कि आप इसके ऊपर ज़रूर आप अपना कमेंट दें कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन से अभिलेख हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है। उस चीज़ को आपने अगर पढ़ा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख में आप देखिएगा कि कई एक आर्थिक स्थिति गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है। उसमें राशनिंग पद्धति की चर्चा की गई है कि कैसे अगर कहीं पे अकाल पड़ता है तो कैसे शासक को मदद करना चाहिए, अपने राजकोष से निकाल के वो कैसे मदद करता है। तो इन तमाम चीज़ों के भी बारे में अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसके बाद अभिलेख से आप देखिएगा जो हमने बताया कि नृत्य है, नाटक है, संगीत है, वास्तुकला, मूर्तिकला है, भाषा, लिपि इत्यादि चीज़ों की भी जानकारी मिलती है। तो इसलिए भी अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखिए कुछ अभिलेख से देखिए सामाजिक स्थितियों के भी बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने कुछ चीज़ें नहीं लिखी है, लेकिन हम उसको आपको ऑरली बता देते हैं कि सामाजिक चीज़ों में, जैसे कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख, उसमें आप सती प्रथा के बारे में बखूबी आप जानते हैं कि सती प्रथा के बारे में उसमें चर्चाएँ की गई है। वो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेख कहीं ना कहीं उस समय की समाज के बारे में भी, सामाजिक गतिविधियों के बारे में चर्चा देती है या जानकारी प्रदान करती है। तो इसलिए भी अभिलेख का महत्व है कि वो सभी चीज़ों का, राजनीतिक स्थिति का भी चर्चा करती है कि किससे कब युद्ध हुआ। जैसे आप पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति देखते हैं तो उसमें कहता है कि सकल उत्तराधिपति, यानी हर्षवर्धन को सकल उत्तराधिपति को बोलता है और बोलता है कि उसको हमने नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर
हर्षवर्धन को हराया था, यानी उसके राजनीतिक स्थिति की जानकारी जो मिलती है, यानी युद्ध से संबंधित स्थितियों की जानकारी जो मिलती है अभिलेख में मिलती है। कौन? ऐहोल प्रशस्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय का, उसमें मिलता है। तो ये अभिलेख कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये एकाध हम एग्जाम्पल के साथ आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कई एक अभिलेख हैं। जैसे समुद्रगुप्त का पूरा विजय अभियान ही अभिलेख पे आधारित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें उसके पूर्ण विजय अभियान, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम उसको जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का कैसे उसके विजय अभियान थे उत्तर और दक्षिण पथ में। तो इन तमाम चीज़ों की हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे आने वाले वक्त में। तो देखिए समुद्रगुप्त का पूरा विजय अभियान भी अभिलेख से जानकारी मिल जाता है। तो यानी राजनीतिक स्थिति को भी जानने में अभिलेख का बहुत महत्व है। इसके अलावा देखिए एक अभिलेख का हमने साक्ष्य के उदाहरण के रूप में रखा है कि 7वीं सदी का एक अभिलेख था कुडुमियम लाई अभिलेख। कुडुमियम लाई अभिलेख, जो कि उसमें शास्त्रीय रागों यानी स्वर के बारे में, संगीत के बारे में उसमें चर्चाएं की गई है, उसमें काफ़ी व्याख्या की गई है इसके बारे में। तो ये तमाम चीज़ें जो है अभिलेख से संबंधित, कि इससे कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अभिलेख की सहायता से किसी भी वंश के या किसी भी दौर के राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसके भौगोलिक स्थिति, और आप देख पाएंगे उस समय की भाषा, लिपि या नृत्य, गान, उसके बाद आप संगीत के बारे में, उसके बाद नाटक के बारे में, या फिर अन्य चीज़ें और भी तमाम चीज़ें जैसे कि प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि एक तरह से ये अभिलेख जो है ये किसी भी दौर का एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। यानी वह एक दर्पण के रूप में स्वच्छ रूप से आपको सारी बातों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और कई एक अभिलेख तो ऐसे हैं या कोई शासक ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा इतिहास ही अभिलेख पे आधारित है। इसीलिए अभिलेख का महत्व इसलिए है कि हम लोग उसके बारे में जानकारी प्रदान या प्राप्त कर सकते हैं किसी भी दौर के बारे में। तो चलिए आज हमने कोशिश किया कि आपको अभिलेख के महत्व को बता सकें। यानी इतिहास लेखन में अगर इतिहासकार कोई लिखता है, यानी इतिहास लिखते हैं अगर आप भी अगर आगे चल के इतिहास को लिखना चाहें, इतिहास से PhD करना चाहेंगे, तो आपको अभिलेखीय साक्ष्यों का प्रयोग अपने इतिहास लेखन में ज़रूर करना होगा। और इन बातों का भी ध्यान रखना होगा जिनके बारे में हमने अभी चर्चाएँ की हैं। तो उन बातों को भी आपको ध्यान में रखते हुए अभिलेखीय चीज़ों को चर्चित करने होंगे अपने शोध में। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि अगर कुछ त्रुटियां नज़र आए तो आप उसको ज़रूर हमें बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।